अस्सलामुअलैकुम। आज की जो लेक्चर है, लेक्चर 2 है हमारा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इससे पहले हमने सेक्शन 1 और 2 और प्रीएम्बल को देखा था। आज हम देखेंगे सेक्शन 3 को और 4 को। सेक्शन 3 में आज जो मेरा मेन फोकस होगा वो एक्शनेबल क्लेम पर और वो जो नोटिस वाला है उसके ऊपर फोकस होगा। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन क्लास को। सबसे पहले समझते हैं बेटा, इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं। इंटरप्रिटेशन कहते हैं तशरीह करने को। आप किसी चीज़ की तशरीह करते हो कि हाँ ये चीज़ है तो क्यों है, कि अगर कहीं गवर्नमेंट का मतलब आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसकी तशरीह हमने कैसी करनी है। एक अब हम समझते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट से क्या मुराद। हमने पहले कहा था प्रोविजनल है, तो गवर्नमेंट से मुराद कौन सी गवर्नमेंट है? प्रोविजनल गवर्नमेंट है। अगर तो आप पंजाब में बैठे देख रहे हो तो आप इससे गवर्नमेंट से मुराद क्या लोगे? गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब। अगर आप बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान, सिंध में तो सिंध, KPK में तो KPK बेटा लोगे। अगली बात हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट को। इंस्ट्रूमेंट में से वर्ड लिया, इंस्ट्रूमेंट मीन्स इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नॉन टेस्टामेंट्री है। सबसे पहले बेटा आपको ये समझना होगा कि इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं किसी एक डॉक्यूमेंट को, एक ऐसी डॉक्यूमेंट जिससे किसी का राइट या लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो रही हो, वो क्या कहलाती है? इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई प्लॉट खरीदा है, तो आपने उसको प्लॉट खरीद से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका मादा बै है जिसके ज़रिए आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, तो आपकी जो सेल डीड है या वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो क्या कहलाएंगी? इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगी। आपको अब ये वो रेंच वगैरह ये पेचकास वाली इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वाला लीगल इंस्ट्रूमेंट है। अब नॉन टेस्टामेंट्री कहते हैं। टेस्टामेंट्री पहले हम समझे, नॉन को तब समझ लगे फिर टेस्टामेंट्री को समझते। टेस्टामेंट्री कहते हैं वसीयत को बेटा। किसको? वसीयत को, टेस्टामेंट। कोई बंदा मरने से पहले वसीयत करता है कि मेरे बाद जो मेरी ज़मीन है किसको ट्रांसफ़र होगी, तो वो क्या होती है? वसीयत होती है। टेस्टामेंट्री, नॉन टेस्टामेंट्री से मुराद कि इसमें वसीयत बेटा नहीं आएगी। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, मीन्स का मतलब होता है कि डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। मीन्स जहाँ भी वर्ड पहले आएगा, तो नॉन टेस्टामेंट्री सिर्फ एक बात कर रहा है कि वसीयत नहीं आएगी। इसके अलावा वो कोई कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, सेल ऑफ डीड का, गिफ्ट डीड है, जितने भी डीड्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे किस में आएंगे? इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। बेटा समझ आ गई। अब अगली बात आ गई अटेस्टेड की। अटेस्टेड के अंदर हमें 5 बातें मिलती हैं कम से कम। पहली बात बेटा हम देखते हैं अटेस्टेड के अंदर। अटेस्टेड से मुराद क्या है? अटेस्टेड से मुराद तस्दीक करना वैसे होता है। अटेस्टेड से मुराद है कि अटेस्टेड बाय 2, कम अज़ कम कितने होने चाहिए? 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होने चाहिए? विटनेस, गवाह होने चाहिए। एक बात हमें समझ आ गई कि 2 या 2 से ज़्यादा क्या होने चाहिए? गवाह होने चाहिए। तो अटेस्टेड समझा जाएगा। अब वो गवाह किस चीज़ की गवाही तस्दीक करेंगे, किस चीज़ की गवाही दे रहे होंगे? वो लोग गवाही दे रहे होंगे दूसरी बात कि उन्होंने देखा है। क्या किया है? सीज, देखा है। किसको देखा है? एग्जीक्यूटेंट को। अब वर्ड आता है कि एग्जीक्यूटेंट किसे कहते हैं। बेटा समझ समझ के चलना है, हमने भाग दौड़ नहीं लगानी। तो बात आती है कि एग्जीक्यूटेंट कौन है। तो एग्जीक्यूटेंट को आप सिंपल समझ लें कि मिसाल के एग्जीक्यूटेंट कहते हैं कि जो अपना राइट दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ये ए है, ये बी है, ये अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है। और अब ये क्या होगा? एग्जीक्यूटेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट के वाले से, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, मुआहदे के लिए ऊपर 2 गवाह होते हैं ना, तो 2 गवाह मुआहदे के हैं, तो मुआहदे के अलावा से एग्जीक्यूटेंट है। वैसे से अगर हम ट्रांसफ़र के वाले से देखें, ये ट्रांसफरर भी कहलाएगा और एग्जीक्यूटेंट है। और ये कौन है? एग्जीक्यूटिव है। इसके हक में हो रही है कि आपने अपनी ज़मीन मुझे अगर आप दे रहे हो बेटा, तो जो आप वो आप क्या हो? आप एग्जीक्यूटेंट हो, और जो मुझे मिल रही है और मैं कौन है? एग्जीक्यूटिव हूँ। तो ए एग्जीक्यूटेंट, बी एग्जीक्यूटिव। तो इन्होंने देखा हो एग्जीक्यूटेंट को क्या करते? साइन करते हैं या कोई मार्क फिक्स करते हैं। मार्क फिक्स से मुराद क्या है? कोई बंदा अपना अंगूठा लगा रहा है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, अंगूठा छाप काम चल रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूट। उनकी इस चीज़ की गवाही दे रहे हो। तीसरी, या तो इस चीज़ की गवाही दे रहे हो या कोई और बंदा है, एनी अदर पर्सन है, उसने भी क्या किया हो कि सेम कोई साइन किया हो या मार्क किया हो, किसके कहने पे? एग्जीक्यूटेंट के कहने पे। 2 बातें।
चौथी बात देख लेते हैं, कह रहा है कि इन्हें इस बात का इल्म आया हो, उन्होंने रिसीव किया हो, ये बात का उन्हें इल्म आया हो उनके नॉलेज के अंदर के जो ये साइन हुए हुए हैं मुहद्दे के ऊपर। मिसाल के तौर पर बेटा ये मुहद्दा है, पहले तो इनके सामने यहाँ उसने अपने सिग्नेचर किए, अब ये सिग्नेचर पहले से हुए हुए थे, अब ये दो गवाह आए एग्जीक्यूटेंट, मैं ये कहता हूँ कि बेटा ये मैंने साइन कर दिए हैं, आप इस बात की तस्दीक कर दो कि ये साइन किसने किए हुए हैं, मैंने किए हैं। तो क्या कर देंगे इस जगह पे, क्या कर देंगे, इसकी तस्दीक कर देंगे किधर भी इनके जो साइन, जिस तरह भी कानून कहता है। तो वो क्या समझा जाएगा कि डॉक्यूमेंट क्या हो गया है, तस्दीक शुदा अटेस्टेड है। और अटेस्ट करने वाले कितने होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा विटनेस होने चाहिए। अगर आपको कोई भी बेटा कन्फ्यूजन हो आप फिर भी पूछ सकते हो, मैं जितना सिंपल कर सकता था मैंने कर दिया, मज़ीद मैं कर दूँ, अगर आपको कमेंट में पूछ लिया करो। अगली बात आ गई रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड से मुराद होता है कि जो भी आपका कानून चल रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, के रजिस्ट्रेशन का जो भी चल रहा है लॉ उसके मुताबिक रजिस्टर होनी चाहिए यार, ये तो कोई ख़ास नहीं थी। अगली अटैच टू द अर्थ, कि ज़मीन से कौन सी चीज़ मुंसलिक है। सॉरी हम एक डेफिनेशन छोड़ गए हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो भी मैंने ना पहले एक डेफिनेशन पीछे छोड़ी थी, वो कौन सी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, क्योंकि इस डेफिनेशन को मैं आपको इधर पढ़ाना चाह रहा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है। और एक अगला वर्ड आ रहा है अटैच टू दी अर्थ, ज़मीन के साथ मुंसलिक प्रॉपर्टी कौन सी है। अगर मैं पहले पढ़ा देता तो कन्फ्यूजन बरकरार रहती थी, इनके बेहतर तरीका यही होता कि इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाए। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर वो कह रहा है कि डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। अब उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो डेफिनेशन नहीं बताई, पर उसे ये बता दी कि इसमें कौन सी चीज़ नहीं है। वो कह रहा है स्टैंडिंग टिम्बर, टिम्बर कहते हैं आपके जो दरख्त खड़े हैं बड़े बड़े दरख्त, वो ग्रोविंग क्रॉप्स जो आपकी फसल उग रही है वो भी इसके अंदर नहीं आती, वो भी मूवेबल में वो रख रहा है। तीसरी चीज़ वो किसी का कह रहा है कि आपकी ग्रोविंग ग्रास है, जो घास जड़ी बूटियाँ वगैरह उग रही हैं वो भी सारी किस्में हैं, वो कहा जाएगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल समझ तो दो किस्म की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल और इमूवेबल, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हो। एक होती है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल तो जिसे हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल से हम टच नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने कोई फेसबुक पेज बना लिया तो आपकी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को उसे टच नहीं कर सकता, जिस मर्जी मोबाइल पे वो चलती रहे। अगली बात आ गई है अटैच टू अर्थ, कि ज़मीन के साथ मुंसलिक का प्रॉपर्टी किसी समझी जाएगी। पहली चीज़ वो आ गई इसके अंदर, जो यही चीज़ें हैं सारी रूटेड इन अर्थ, ये जिन चीज़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर हैं वो समझा जाएगा कि ज़मीन के साथ अटैच है। बेटा हम इस डेफिनेशन को पढ़ क्यों रहे हैं, अगर कोई बंदा अपने मुआहदे के अंदर लिख देता है कि मैं फ़लाँ बंदे को प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ विद अटैच टू द अर्थ थिंग्स, कि जो जो चीज़ें अटैच टू द अर्थ है वो भी मैं साथ इसको बंदे को सेल कर रहा हूँ, तो फिर वो बंदा अदालत में जाके क्लेम कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी पे दरख्त है वो भी मेरे हो गए, क्योंकि उसने लिखा हुआ पर अंदर ये अटैच टू द अर्थ है। तो हम क्या करते हैं, रूटेड इन अर्थ, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम बेटा इसके अंदर देखते हैं इम्बेडेड। अच्छा, इम्बेडेड होता है कि जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई, ज़मीन के साथ जुड़ी है, ज़मीन के अंदर पेवस्त नहीं है। अब जिस तरह ये जो दीवार है, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, ज़मीन के साथ इम्बेडेड है, रूट नहीं है, इसकी जड़ें नहीं है ज़मीन में, पर इम्बेडेड है। तो तीसरी चीज़ हम इसमें क्या देखते हैं, जो भी चीज़ इसके साथ इम्बेडेड जो अर्थ के साथ है परमानेंटली अटैच होगी। और वो किस लिए अटैच होगी, ताकि क्या हो सके, परमानेंटली अटैच होगी ताकि जो इम्बेडेड विद अर्थ है ये इसके बेनिफिट के लिए यूज़ हो सके, परमानेंट बेनिफिट। मिसाल के तौर पर विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, पंखे। अब वायरिंग होती है, वायरिंग वो बिजली की हो सकती है, फिर वो पाइपलाइन है आपके घर के अंदर। तो जब आप घर सेल कर रहे हो तब आप उसके अंदर अटैच टू दी अर्थ में, ये भी कोई बंदा ये नहीं कहेगा जनाब मैं दरवाजा उतार के ले जाऊँ, आपको यार ये तो मेरे हैं, वो कैसे, फिर आपको कोई बेटा अटैच टू दी अर्थ की डेफिनेशन में बच्चों आता है कि जो चीज़ें परमानेंटली अटैच है, ये फास्टन विद अर्थ का मतलब भी एम्बेडेड के मानों में ही आता है। ठीक है बेटा, अगली जो हमारी डेफिनेशन है जिससे पे मेरा ज़्यादा फोकस होने वाला है वो आ गई है एक्शनेबल क्लेम। इसको मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही सिंपल करके बताऊंगा। एक्शनेबल क्लेम किसे कहते हैं, एक्शनेबल क्लेम,
बेटा याद रखें, आप अगर किसी को डेट देते हो, कर्ज देते हो, बैंक से कर्ज लेते हो या किसी को देते हो, तो आप उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी रख लेते हो अपने पास, तो उसे कहते हैं सिक्योर्ड डेट। उसे क्या कहते हैं? सिक्योर डेट। कि ये डेट क्या है? सिक्योर है। अगर वो आपको कर्ज नहीं ना देता तो आप ये नहीं कि अदालत में जा सकते हो, जा तो वैसे भी सकते हो, लेकिन फिर अदालत में जाके आप ये नहीं कहोगे वो मुझे कर्ज नहीं दे रहा, फिर आप उसकी वो प्रॉपर्टी बेच दोगे और अदालत से कहोगे ये प्रॉपर्टी बेच दो और मुझे मेरा पैसा लौटा दें, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है, सोना हो सकता है या उसकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। अब एक ऐसा डेट है जो सिक्योर नहीं है कि आपने कर्ज तो दे दिया लेकिन आपने उससे कोई ज़मानत, कोई चीज़ नहीं ली, अब ये तो कर्ज तो खाली दे दिया। अब ये जो डेट है अनसिक्योर डेट, कौन सा डेट? अनसिक्योर जो डेट है, अब ये क्या बन जाएगा? ये एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा कि अब आप ये चीज़ वाजे उस बंदे से मांग सकते हो कि हाँ मिस्टर ए या बी, मुझे मेरा कर्ज वापस करो। अब एक्शन आप ले सकते हो अपने इस क्लेम के ऊपर, आपका क्लेम आ गया एक, तो इसे क्या कहते हैं? अनसिक्योर डेट है। इसकी डेफिनेशन को पढ़ोगे, उसके अंदर वो सारी बातें लिखी है। मॉर्गेज, मॉर्गेज कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख कर कोई चीज़ लेना, कर्ज लेना। और प्लेज कहते हैं मूवेबल, मिसाल के तौर पर आप अपनी आईफोन रख देते हो किसी के पास कि जनाब ये मेरा आईफोन लॉकर में रख ले और बदले में मुझे क्या दे दें? कर्ज दे दें या सोना रख लें, तो प्लेज होता है। तो अनसिक्योर डेट होता है कि जिसके बदले में आपने कोई चीज़ रिखवाई नहीं थी और उसके अदालत का आपके पास इतनी सफिशेंट ग्राउंड है कि अदालत समझती है कि केस चल सकता है, तो फिर आपका वो क्लेम क्या हो जाएगा? एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके चीज़ समझा दी है। अब जो हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट ये डेफिनेशन है कि कानून ये कहता है कि कब कहा जाएगा कि किसी बंदे के इल्म में कोई चीज़ थी। बेटा इस बात को समझ लो कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ इसलिए रहे हैं कि कल को आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हो कि वो किसी की प्रॉपर्टी थी, कोई आपसे फ्रॉड कर गया, किसी ने कहा कि प्रॉपर्टी मेरी है और आपने उसे वो खरीद ली, जब आप उसे रजिस्टर करवाने गए तो आपको पता लगा ये तो उसकी थी नहीं, तो फ्रॉडिया निकला है, तो अब आप उसके खिलाफ के कोई एक्शन ले सकते हो। तो अदालत कहेगी भैया आपको कब कहा जाएगा कि जनाब आपके वाकई इल्म में कोई बात नहीं थी? सबसे पहले अदालत कहती है कि ये समझा जाएगा कि आपके इल्म में बात थी अगर आपके पास क्या है? उसका एक्चुअल नोटिस है। कि मतलब कि आप कोई बात पहले, आपको अगर वाकई वो बात मालूम है, ये तो बात हमें समझ आ रही कि समझा जाएगा कि आपके इल्म में वो बात है। ठीक है, आपका नाम क्या है आपको पता है, तो समझा जाएगा आपके इल्म में है। अब मेरा नाम आपको नहीं पता, अगर मैं कहूँ कि मैंने इसे फ़लान टाइम बताया था कि मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हसन भट्ट है, तो आपके इल्म में अब ये बात आ गई, तो अब क्या समझेगा? आपके इल्म में एक्चुअल नोटिस में आ गई। अब दूसरी बात ये है कि जनाब ऐसी बात जिसका पता होना आपके लिए ज़रूरी था, आपने खुद निगलेक्ट की है। आपने क्या किया है? खुद आपने सुस्ती दिखाई है, खुद आपने सर्च नहीं किया, आपने इंक्वायर नहीं किया, कि आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि जिस बात को पता करना आपके ज़िम्मे थी, तो आपने पता नहीं की जानबूझ के, तो आप समझा जाएगा कि आपके इल्म में वो बात है, बेशक आपके इल्म में वो है या नहीं है। अब इसके अंदर से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सप्लेनेशन बेटा 1 को देखते हैं, वो क्या कहता है? वो कहता है कि बेटा देखिए ये प्रॉपर्टी है, प्लॉट है। अब इसका वो कहता है कि अगर भी इसकी ट्रांसफ़र है तो कानून ये कहता है ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अब आपको पता है इसकी कागजात भी होंगे, अगर आप किसी से ऐसे ही ले लेते हो, मुँह उठा के पैसे दे देते हो, कल को उसके नाम पे नहीं निकलती, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का आता है कि आपने तो खुद निगलेक्ट किया है, नेग्लिजेंट एक्ट किया है। क्योंकि ये ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत होती है, तो ये कहा जाएगा कि आपके इल्म में बेटा ये बात थी कि असल इसका ओनर कौन है। हाँ, आल्दो कि आपके इल्म में वाकई नहीं है, लेकिन आपके ज़िम्मे तो था जाके इसके कागजात देखते पटवारी पास कि हाँ जी भाई इसके किसके नाम है, या महकमा माल से इसके लेते। अगली बात वो कह रहा है कि आपके इल्म में समझा जाएगा कि एक्सप्लेनेशन में है 2 में कि आपके इल्म में उसका टाइटल है कि किसके नाम पर है। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उससे क्या ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो, पोजेशन में ले रहे हो, अपने कब्ज़ा में ले रहे हो कोई ज़मीन, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर, तो वो क्या कहेगा? समझा जाएगा आपके इल्म में है कि इसका असली मालिक कौन है। तीसरी एक्सप्लेनेशन के अंदर वो बात ये कर रहा है कि अगर तो आपके एजेंट ने ली है कोई ज़मीन आपके बिहाफ पे, अगर आपके एजेंट के नोटिस में कोई बात है तो समझा जाएगा कि आपके भी नोटिस में वो बात है। और 5वीं चीज़ ये इसमें आ गई बेटा, अगर तो आपका एजेंट है वो आपके साथ क्या कर लिया, उससे फ्रॉड कर दिया है, तो फिर आपको जो है प्रोटेक्शन है कि हाँ फिर ये समझा जाएगा कि आपके नॉलेज में नहीं बात है, क्योंकि एजेंट ने आपके साथ क्या किया? फ्रॉड किया।
फिर आगे वो बात कर रहा है अगली डेफिनेशन में कि सेक्शन जो हमारा 4 है कि जो जो बातें हैं, जो जो डेफिनेशन है जो इधर नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई हैं, तो ये समझा जाएगा वो तमाम बातें किससे ली जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। किससे ली जाएंगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की ली जाएंगी। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इधर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं किया पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो उससे कहाँ से लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डिफाइन देखा जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो अब इसको या पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं लिखा, तो इसकी सारी बातें कहाँ से ली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। बेटा ये था हमारा सेक्शन 4।